2024 के चुनाव में सभी दलों ने मुस्लिमों को लेकर अलग अलग रणनीति तैयार की, लेकिन इस चुनाव में मुसलमान समाज ने अपनी अलग ही रणनीति बनाकर रखी थी। सब ने जमकर वोट किया और एक मुश्त वोट किया। नतीजों में उसका असर भी देखने को मिला। बीजेपी ने 3 तलाक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ मुसलमानों को साधने की कोशिश की। यूपी में मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर नतीजे अपने पक्ष में करने की कोशिश की। ओवैसी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम अपने मुद्दों पर टिके रहे और खामोशी के साथ जहां वोट डाला, एक मुश्त वोट डाला और बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत से दूर कर दिया। आज हमारे साथ मुस्लिम समाज से कई मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 2024 के जनादेश पर क्या कहते हैं। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। हमारे साथ हैं सुबोई खान, लॉयर और एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी खान साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज है, जो AIMIM के प्रवक्ता हैं, और उनके साथ ही मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जवाद साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही फिरोज बख्श साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और एक बड़ी ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि अपनी राय रखेगी इस चर्चा, इस डिबेट के दौरान। तो आपको बता दें कि जी न्यूज का AI एग्जिट पोल सबसे सटीक रहा, और ये एग्जिट पोल लेकर आई थी हमारी सहयोगी, नई सहयोगी AI एंकर जीनिया। और जीनिया भी हमारे साथ है, और जीनिया से कुछ सवाल है। पहले तो जीनिया, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका AI एग्जिट पोल इतना सटीक रहा कि आज तक उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। वैसे जीनिया, आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां आपके पास तो जरूर होंगी। जीनिया, ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स ने वाकई में गेम बदल दिया? तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको बता दूं कि जब से धर्म की राजनीति ने जोर पकड़ा है, तभी से मुसलमान एकजुट होकर वोट डालते आए हैं। हालांकि पहले उनके वोट कुछ पार्टियों में बंटे होते थे। वो ये देखते थे कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती है, और फिर उसी हिसाब से वोट डालते थे। कहीं कांग्रेस को, कहीं समाजवादी पार्टी को, तो कहीं BSP को। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने से मुसलमान वोटर्स इंडिया गठबंधन से जुड़ गए और उन्होंने BSP से दूरी बना ली। यहाँ तक कि जिन सीटों पर BSP ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, वहाँ भी मुस्लिम समुदाय ने बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन को वोट दिया। आंकड़ों की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश में BSP ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं जीत पाया। वहीं इंडिया गठबंधन के 5 मुस्लिम उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से संसद पहुंचे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स की एक तरफा वोटिंग का फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिला, और उसके 43 कैंडिडेट ने लोकसभा चुनाव में बाजी मारी। डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है इस वोटिंग को लेकर, सुनिए जरा। UDFৰ মুছলিম ভোটখিনি ক'ত গৈছে? কংগ্ৰেছলৈকে গৈছে। তাৰমানে কংগ্ৰেছ 100% এতিয়া মুছলিমৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন প্ৰাপ্ত কংগ্ৰেছ এটাই দল। আগতে আমি সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি আজমলক কৈছিলো, এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক শক্তিখিনিৰ ভোট গোটেই কংগ্ৰেছলৈকে গুচি গ'ল। এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক দল অসমত দুটা নাই, এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক দল অসমত এটাই থাকি গ'ল, যে কংগ্ৰেছলৈকে গোটেই মুছলিম মানুহৰ ভোটটো শিফট হৈ গ'ল। मैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। और आपने ये बयान सुना असम के मुख्यमंत्री का। इनका ये कहना है कि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर वोट डाला। ये असम का जिक्र कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर 100% वोटिंग हुई है, एक मुश्त होकर वोट डाला गया। ये इनका कहना है कि ये पोलराइजेशन नहीं तो क्या है? देखिए, 1947 से और 2014 से पहले तक कांग्रेस ने मुसलमानों के अंदर यही एक भय और डर पैदा किया और उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की वो पॉलिसी बहुत हद तक कामयाब है, मगर अल्लाह पाक का ये करम है कि
तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये चेंजेस आते हैं और वो आए। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने मुसलमानों के कल्याण में या उनके विकास में कहीं कोई कमी नहीं हुई है। अगर आप देखें कि जो शांति और पीस है, समझना चाह रहा हूं कि क्या वही आपसे पोलराइजेशन की बात हेमंता बिस्व शर्मा कर रहे हैं, आपको दिखा क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। उसका कारण क्या, मैं कारण के ऊपर बात कर रहा हूं कि क्योंकि उन्हें भयभीत किया और आज भी वो डर दिखा करके कांग्रेस की पॉलिसी रही है हमेशा। कांग्रेस ने भयभीत किया या अन्य जो सेकुलर पार्टियां हैं। आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इन 10 सालों के अंदर जो मुसलमानों की ग्रोथ हुई है, जो नीट में आए हैं, जिस तरह से IAS और IPS बने हैं, यानी आप अब तक का रिकॉर्ड है कि क्योंकि देश में जब शांति होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों को खौफजदा करके उन्हें मुख्य धारा से काटा, चूंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। इसमें एक बात पूरी करता हूं कासमी साहब, हमारे साथ चूंकि एक बड़ा पैनल है तो मैं चाहूंगा कि जो भी बात रखें बिल्कुल संक्षेप में रखें ताकि सबको एक एक करके वक्त मिले। मैं फिर दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं असादी जी आपसे समझना चाहूंगा जो बात अभी कासमी साहब कह रहे थे कि भयभीत किया गया, ये भयभीत करने से पोलराइजेशन हो जाता है क्या? जो बात हेमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि अगर वही हिंदुओं के बारे में कहा जाता है तो विपक्ष कहता है देखिए साहब ध्रुवीकरण कर रहे हैं ये, और वो कह रहे हैं कि असम में ध्रुवीकरण हुआ लेकिन विपक्ष चुप है। देखिए, सबसे पहले बिस्व शर्मा जो बोल रहे थे अभी, उनको शायद मालूम नहीं है हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान, मैं नहीं कह रहा, गांधी जी कहते हैं, सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का है। लाखों लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। इसलिए हम लोगों का झुकाव कांग्रेस के लिए इसीलिए है। कांग्रेस के 4 प्रेसिडेंट मुसलमान रहे जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिए। कारण भी तो साथ होना चाहिए ना। बिस्वा शर्मा जी 4 रोज पहले कांग्रेस में थे, उस वक्त उनकी जबान और थी, आज जबान और है। आसाम में अगर मुसलमान आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है? नहीं, झुकाव की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले, इस मुल्क को बनाने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो कौन लोग कांग्रेस के साथ? अच्छा, ये बताइए कि इस बार मुसलमानों ने क्या सोचकर वोट डाला? क्या मुद्दे उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम रहे, प्राथमिकता में, सूची में सबसे ऊपर? सबसे पहले हिंदुस्तान को बचाना है हमें, और वो बचाया हमने, और संविधान की रक्षा की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी रक्षा के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सबका योगदान करके इस सरकार को रोकने की कोशिश की, और मुसलमान इस सरकार को रोकने में सफल रहे, कामयाब रहे। यानी कि मुसलमानों ने, आप कह रहे हैं, एकमुश्त होकर वोट डाला और सरकार को रोक दिया, यानी कि बीजेपी को बहुमत से रोक दिया? नहीं, खाली बीजेपी को नहीं रोका। जितनी भी मुस्लिम पार्टियां थी जो मुसलमानों का ध्रुवीकरण करती थी, AIM हो चाहे या UDF हो, बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोट क्या करती थी? कांग्रेस से हटकर AIM क्या करती थी? MIM का मकसद ये था कि उनने बी टीम होकर मुसलमानों बी टीम थी बीजेपी की। बिल्कुल, हमें 3-4 सीटें गंवानी पड़ गई। ठीक है, सेकुलर। मैं चाहूंगा कि इस पर रंगरेज साहब आप रिएक्ट करिए। कह रहे हैं कि आप चुनाव में इसलिए उतरते हैं कि बीजेपी का सहयोग कर सके, अप्रत्यक्ष रूप से आप बीजेपी की बी टीम। देखिए, हमें लोग बी टीम भी कहते हैं, मगर हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो 10 सीट पे कुल लड़े लोकसभा की पूरे भारत में, मगर जहाँ कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस खुद आज तक 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही अभी, और वो दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, जब तक आपका संगठन नहीं होगा, आपके लोग नहीं होंगे नीचे तक। आज भाजपा क्यों जीत रही है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि उनका नीचे तक संगठन है और वो लोग काम करते हैं और जीतते हैं। दूसरी बात, में जो आप पूछ रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ प्रत्युष जी, कैसे मुसलमानों को हिस्सेदारी देने से सब पार्टियां कैसे बच रही हैं। 2019 में कांग्रेस जो है 34 उम्मीदवार उतारती है, मगर इस बार वो 19 ही मुस्लिमों को टिकट देती है। तो ऐसे अगर मैं TMC का बताऊं तो पहले 13 दिए, अब 6 दे रही है। सपा ने पहले 8 दिए, अब 4 दे रही है। जो भी मुसलमानों की वोट लेते हैं और सेकुलर बनकर अब उनको और लेकर आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी मुद्दों की बात करेंगे। जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी और पुलिस जो है रोड पर मुसलमानों को जो अगर कोई अपराध कर देता था उनकी पिटाई की जाती थी या एनकाउंटर किया गया, जैसे मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की असली हितैषी AIM है? बिल्कुल। और बाकी फिर क्या है?
देखिए बाकी सब जो है ना वो सिर्फ उनको वोट बैंक समझते हैं और उनकी सिर्फ वोट ले लेते हैं जब उनके मुद्दे आते हैं या उनकी कहीं पर कोई बात होती है। दिल्ली में भी दंगा हुआ, कई और जगह भी होते हैं जो इश्यूज होते हैं। तो कितनी सीटें आई एमआईएम की? 10 उतारे तो जी कितनी आई सीटें? हमारी एक ही सीट आई लोकसभा की। क्यों? अगर आप अपने आप को कहते हैं इतने बड़े हितैषी, सीटें बढ़नी चाहिए ना। कोई एमआईएम का कोई नेता हमारा अगर कोई बात कहता है तो आपको लगता है कि वो जो है पोलराइज कर रहे हैं। जो अभी हेमंता बिस्वा शर्मा जो अभी फरमा रहे थे और उनकी बाइक चलाई इन्होंने, उसने खुलकर कहा उस व्यक्ति ने कि हम तो करते हैं हिंदू मुसलमान, मगर हमारे आप एक भी नेता के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं बता सकते कि उन्होंने कहीं हिंदू मुसलमान की बात करी है। वो सबके साथ सबकी बात करते हैं। ये मैं कहना चाह रहा था कि कैसे हिंदू भाइयों को कैसे 17% मुसलमान, मतलब 20% मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदू भाई को डराकर जो राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं उठता। मगर जब कोई व्यक्ति अगर अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपनी क़यादत की बात करता है तो वो यही काम पहले वज़ाहत कासमी जी 70 साल के मुसलमानों को जो फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं कि एआईएमआईएम अभी फिरोज बख्श साहब आपने ही कहा ना कि किसी तरीके से माहौल को गरमाना ये एआईएमआईएम करती है। वज़ाहत कासमी साहब, क्यों बार बार ये इल्जाम लगता है? इनके ऊपर एक इल्जाम कांग्रेस ये भी लगाती है, अभी जैसे बात आई थी कि ये बीजेपी की बी टीम है। मुझे पता नहीं किसकी बी टीम है या अपनी टीम है, ये इल्जाम लगता है। तो ये मुसलमानों के मुखालिफ तो ये हुआ। प्रत्युष भाई, बात ये है कि मैं इस चुनाव रिजल्ट पर भी साथ साथ बात करूंगा। मैंने बहुत नजदीक से इस चुनाव को देखा है और इसके रिजल्ट को भी देख रहा हूं। मुसलमान सिर्फ इस बात के लिए खुश है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं छूने दिया, और जिस तरह की सोशल मीडिया पर घटिया बातें हो रही हैं उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, और मैं अपने मुंह से वो बातें यहाँ कर भी नहीं सकता। और उसकी जिम्मेदार एमआईएम जैसी पार्टियां और वो मुस्लिम लीडरशिप है जो मुसलमानों को ये बता रही है कि हर हाल में भाई पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है प्रत्युष भाई, भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। मुसलमान इस दरवाजे पर आकर के क्यों खड़ा हो गया कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से बाहर करना है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं कहना ये चाहता हूं कि एक मुश्त वोट डाल करके बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए रोक दिया? जी, मुसलमान ने किया है, ये मुसलमान ने किया है, ये मुसलमान ने किया है। क्या कहना चाहते हैं? ये मुसलमान ने किया है और मुसलमान इसको नहीं समझता। सैयद जवाद रह गए, मैं सैयद जवाद को लेता हूं। सैयद जवाद, जो बात यहाँ पर वज़ाहत कासमी ने कहा, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? सैयद जवाद, उनके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। पूरा हो गया मेरा। मोदी जी ने कहा था मुसलमान हमारी संतान की माफिक है, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करेंगे और मैं हर मुसलमान के एक हाथ में इलेक्शन में क्या कहा? मैं आ रहा हूँ सैयद जवाद को सबकी बारी आगे। सैयद जवाद, सूत्र के चक्कर में कभी ओबीसी आरक्षण के चक्कर में। सैयद जवाद भाई, इन्होंने एक शेर से शुरुआत करी थी, एक शेर से मैं भी कर देता हूँ कि जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे, मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। पहले अभी आज मुसलमानों की फिक्र हो रही है। अयोध्या के अंदर क्या हुआ है साहब? चित्रकूट के अंदर क्या हुआ है? दलितों ने क्या करा है? ये देश की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी, ये देश के ऊपर जो आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा था उसको बचाने की लड़ाई थी। ये लड़ाई हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने सबको मिलकर के लड़ी है और इस मुल्क के संविधान को और आरक्षण को बचाने का काम करा गया है। आज दिन रात कहा करते थे कि 350 पार और 370 मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया? बिल्कुल हिट हुआ और सबका साथ सबका विकास ये यहाँ पर। अच्छा आप बताइए, पहले मोड में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले फेज का इलेक्शन करते ही मंगलसूत्र पे आ गए, भैंस होगी तो उसको चुरा ले जाएंगे, तुम्हारी जमीनें लिए जाएंगे, सिवाय झूठ के। और आज जो उनके नुमाइंदे अंदर ही अंदर किलस रहे हैं, उनके लिए जवाब ये है, ये देश मोहब्बत का देश है, यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। और राहुल गांधी साहब ने उस वक्त कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, लेकिन उसको नहीं समझ आया। जिस शख्स ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करी, उसका लोग मजाक बनाते थे। बोलिए बोलिए, क्यों जैसी बात आप बोलिए बोलिए। देखिए, मैंने पहले कहा था कि जो लोग ये बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि कौन कह रहा है कि मोदी जी हारे हैं या भाजपा हारी है।
अगर 292 सीटें लाने के बाद आप हारने की बात कर रहे हैं तो किस जगह सोए हुए हैं आप? और देश की जनता, 24 पार्टियां भाई, आप रुक जाइए, सुनिए, 24 पार्टियां हैं। आप मेरी बात पार्टियां हैं, पहले 24 की जगह सुन लीजिए। 24 पार्टियां हैं, आप बोलिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहले सुन लीजिए। 24 पार्टियां, अरे मुझे, अरे भाई अभी बेतरतीब लगाई है हमने। थोड़ा सा अपनी, ये तरीका नहीं है, बोलिए अपनी पूरी बात कहने दीजिए। हमारा मसला है, हम कौम से, हमारा मंशा किसी इन नेताओं का नहीं है, हमारे सामने हमारी कौम है, हमारी कम्युनिटी है। और इन जैसे लोगों ने, मैं कह रहा हूँ भाई का काटा है, हम ही से निकले। जब बात, तुम खामोश हो गए या नहीं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तुमसे इतनी बार खामोश हो जाओ, अपनी बात तो हम तो नहीं बोले तुम्हारे। ठीक है, कासमी जी, हाजिर खान, मैं माफी चाहूंगा, हाजिर भाई, मैं माफी चाहूंगा। मेरा कहने का, एक सेकंड कासमी जी, मैं हाजिर खान के पास नहीं गया, इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। हाजिर खान साहब, आपने इतनी चर्चा सुन ली, सबकी राय आपने सुन ली, मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय बताएं कि देश का मुसलमान इस जनादेश के बारे में क्या सोचता है। और जो चर्चा, जो बहस चल रही है तमाम बयानों के बाद कि पोलराइजेशन हो गया, एक मुश्त वोट चला गया, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ? पृथ्वी जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम अपने आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव जो हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। पहले चुनाव हुआ करते थे, मुल्कों में रहती थी खबर, लेकिन अब मीडिया का ज़माना है। हमारे देश के 145 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ये तय किया कि हमारे देश में जो हुक्मरानी करे वो देश की एकता, अखंडता के साथ, भाईचारे के साथ हुक्मरानी करे। आप इसको हिंदू और मुसलमान पे मत ले जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ राम की प्रतिष्ठा की गई, जहाँ राम का मंदिर बनाया गया अयोध्या से, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो उसमें मुसलमानों का क्या कसूर? वहाँ तो मुसलमान 5-6 से 55% है। बात यह है कि देश की जनता ने इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, 2 पार्टियां लड़ रही थी, इंडिया और एनडीए। एक तरफ इंडिया थी, इंडिया में सेकुलर लोग थे, और एक तरफ वो थी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उसके साथ वो पार्टियां थी जो भारतीय जनता की समाज और विचारधारा के साथ थी। हमारे मुल्क जो है ये सेकुलर मुल्क है और सेकुलर थीम पर ये मुल्क बनाए। यहाँ पर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर इस देश से अंग्रेज़ों को भगा रहे थे तो एक दूसरे का कंधा एक दूसरे से लगा हुआ था, इसलिए अंग्रेज़ों को भगा दिया हिंदुस्तान से और देश आज़ाद कर लिया। हमारे मुल्क की इस बार लड़ाई इस पर थी कि सेकुलर पार्टी जीतेगी या फिरका परस्त लोग जीतेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई जो 400 का दावा कर रही थी। काफी देर से ऑडियंस खामोशी से सब सुन रही है। मैं चाहूंगा कि ऑडियंस की तरफ, अरे मैं ऑडियंस की तरफ जाता हूँ। ये बताइए, अभी तक की डिबेट आपने चर्चा सुनी? नहीं, अब ये बताइए कि 1 सेकंड कासमी साहब, 1 सेकंड कासमी साहब, मुझे ऑडियंस के पास भी जाना है। आपकी राय, आपका सवाल। हिंदुस्तान में 2 ही कौम नहीं है, हिंदू मुसलमान, उसके अदर कास्ट भी बहुत से लोग हैं और सबकी प्रॉब्लम है। आप सिर्फ इस चीज को मुद्दा बना देते हो, हिंदू मुसलमान सिर्फ 2 ही चीज रह गई है, हमेशा यही होता है। बाकी जो आप ये कह रहे हो, जो देने की बात कह रहे हो, जो नीचे कास्ट और सब जितने लोग हैं सब हैं। अयोध्या में मोदी जी नहीं मिला वहाँ पे कुछ, तो वहाँ माउंटेन तो नहीं थे ना, वहाँ तो हिंदू थे, फिर कैसे हार गए वहाँ पे? अरे वहाँ के हिंदुओं को गालियां दी जा रही है जनता पार्टी के थ्रू। भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी चित्रकूट के हिंदुओं को गलिया रही है। इससे जब बात को तो खामोश करो, आप बोलिए ना, अपनी बात बोलिए ना, आपकी बात जा रही है, बोलिए कासमी साहब, बोलिए। बात सुनिए, जब तक आप यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आज भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और बगैर किसी भेदभाव के इन 10 सालों के अंदर चैलेंज करता हूं, कोई मुसलमान ये कहे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो लोग ये कह रहे हैं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, 5 सीटें हमने जीती हैं वहाँ। क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? और हम उन जगहों पर गए हैं जहाँ हमारे बच्चों ने, जब उन्हें विकास से वो जुड़े हैं, जो पहली बार वोट कर रहे थे, बेटियां हों या बेटे हों, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देख करके वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी के वोट को देख के, काम को देख के वोट किया है। 10 सीटें दिल्ली के अंदर, 10 सीटें, प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीते। क्या इसमें मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन नहीं है? जब ये निकल करके आएगा। और रह गई बात, ये जो लोग ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने 1947 से 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई है। इन लोगों के खून रंगे हुए हैं हाथों से। बताइए कौन सा शहर ऐसा है जहां सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ? चैलेंज के साथ कहता हूं, ये कांग्रेस के दलालों ने मुसलमानों को बर्बाद किया है, उन्हें भयभीत किया है। आज भारत का मुसलमान इन सारी चीजों से बाहर निकल रहा है। दलालों की दलाली
हूँ आपके बीच में। सुनिए असदी, आज 1947 के बाद से कोई शहर बता दीजिए जहां दंगा ना हुआ हो, जहां मुसलमानों के मानो जान का नुकसान ना हुआ हो, एक शहर बता दीजिए कोई। और आज 2010-14 के बाद पूरा आज मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ। मदरसे के लोग, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों को मुख्य धारा जोड़ने के लिए, उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए मुझे बुलाया। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके हाथों से ये सारे लोग, आप एक दिन चला दिया। अरे आज प्रधानमंत्री का किरदार देखिए, वो कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे। आप क्या बात करते हैं? और पहले भी सरकार चली है। मैं कातू जी को भी बता, अभी जवाब देता हूँ। बात यह है कि मौलाना जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री, बताइए दंगे हुए या नहीं हुए? 3 बार अब सुनो जरा, नहीं इसलिए कहना पड़ रहा है, हमारे बच्चे आज नीट में आ रहे हैं, आज बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, तो इन्हें परेशानी हो रही है इन दलालों को। गलत बयानी मत करिए आप। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री ने 3 बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, 2 बार भेदभाव हुआ, बताओ। लेकिन वो क्या भेदभाव क्या हुआ? ऐसी बातें कर रहे थे जो बात नहीं थी इसके अंदर। भारत कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 7-8-6 पेज पर मीडिया भी झूठ दिखा रहा था, और वो भी नीति के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड मदरसा प्रेसिडेंट है साहब, ये उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। नहीं, ये अपना पक्ष रखेंगे ना। इन्होंने मदरसे पे भी सवाल खड़ा किया। भैया आप अध्यक्ष बताइए। पर आपने सवाल किया, सबसे पहले ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश मत करिए। सैलरी मिल रही है, सैलरी आ रही है टीचरों की यार। पहले अरे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितनी सैलरी आ रही है? सेंटर के मदरसे, स्टेट के मदरसे सैलरी कितनी आ रही है? ठीक है, नहीं इन्होंने पूछा सैलरी आ रही है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे, और सैलरी नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? कितने दिनों से नहीं आई सैलरी? 6 महीने की सैलरी। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो सैलरी की 4 साल से पेंडिंग है भाई। 4 साल से पेंडिंग, तुम्हें ये भी पता नहीं है वो कौन सी सैलरी है? हुआ था, हमें तो पता नहीं है किसी चीज का। अरे सवाल जब तुम्हें पता नहीं, यही तो प्रोपेगेंडा करते हो। बजट क्यों काटा गया माइनॉरिटी का? सिर्फ गुमराह करते हो। बजट क्यों काटा गया? सिर्फ यही चीज है। जवाब दीजिए। देख मैं जवाब दे रहा हूँ, ये बीच में अभी सब बोलने दो। मैं बार-बार कह रहा हूँ, एक सेकंड बिल्कुल संक्षेप में। नहीं एक सेकंड बीच में टोका ताकि नहीं। मैं इसके बाद ऑडियंस की तरफ जाऊंगा। आप अपनी जवाब कर लीजिए। आप अपना जवाब संक्षेप में दे दीजिए काफी साहब, आपसे निवेदन है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना आजाद फाउंडेशन के बारे में एक घर के अंदर एक मंत्रालय चलता था, अगर आज उनकी इंक्वायरी हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जवाब भी जेल में जाएगा। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। मौलाना आजाद फाउंडेशन का अरे जवाब सुनो, जेल में भेजेंगे, धमका रहे जेल में भी। एनजीओ चला करके जो जेल में पैसा लिया है मौलाना आजाद फाउंडेशन से और उसका मिसयूज किया है। एक बार फिर से चलिए जिनिया का रुख करते हैं। जिनिया में ये बताइए कि इस बार की संसद में कितने मुस्लिम सांसद हैं? जी जरूर। वैसे तो इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या में थोड़ी कमी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम पार्टियों ने 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इनमें से 24 ने जीत दर्ज की है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मुस्लिम सांसद पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 5 मुसलमान नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। बात करें केरल की तो वहां से 3 और जम्मू कश्मीर से भी 3 मुस्लिम नेता संसद पहुंचने में सफल हुए हैं। बिहार से 2, तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, लद्दाख और लक्षद्वीप से एक मुस्लिम सांसद चुना गया है। अब जीनिया का चुनावी डेटाबेस बहुत तगड़ा है। चलिए उनसे कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा जमकर चला। पक्ष हो या विपक्ष, सबने मुसलमानों को खुले तौर पर उनका नाम लिया। जिन्हें आप ये बताइए किस पार्टी में मुस्लिम सांसदों की सबसे ज्यादा तादाद है? चुनाव के दौरान तुष्टीकरण कोई नई बात नहीं है। ये तो चुनावी पैंतरे हैं जो दशकों से तमाम पार्टियों के नेता आजमाते रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे अधिक मुस्लिम सांसद इंडिया गठबंधन के खेमे में हैं। पार्टियों के हिसाब से देखें तो 7 मुस्लिम सांसद कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर 4 मुसलमान नेता संसद पहुंचने में सफल रहे। ममता बनर्जी की टीएमसी से 5 मुस्लिम सांसद जीते हैं,
जिनमें क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल हैं। वहीं हैदराबाद से चुनाव जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते मुस्लिम सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा संसद पहुंचने वाले मुस्लिम समाज के कुछ बड़े नामों की बात करें तो बिहार के कटिहार से तारिक अनवर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इमरान मसूद, संभल से जिया-उर रहमान बर्क, कैराना से इकरा चौधरी और गाजीपुर से अफजाल अंसारी के नाम अहम हैं। क्या भेदभाव होता है, नहीं होता है, हुआ है, नहीं हुआ है, बताएं जरा। सर मेरे ना दो क्वेश्चन है। एक एएम सर से जो प्रवक्ता बैठे हैं इनके, क्या शोषण मुस्लिमों का या अल्पसंख्यकों का लास्ट 10 सालों से ही हो रहा है? उससे पहले जो कांग्रेस की 60 साल सरकार रही है तब उनके साथ कुछ नहीं हुआ। और ये 5% से जो बार बार पे जो सर ने इनको बार बार रोक रहे थे 1947 के क्वेश्चन पे, मेरा भी यही क्वेश्चन है इनसे कि 19 हुए हैं, इतने फसाद हुए हैं कि तुम शायद उस वक्त होंगे भी नहीं, कितना कर्फ्यू लगता था। मेरा ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है सर, आप अपना सवाल बिल्कुल संक्षेप में करें, बाकियों को भी माइक बढ़ा दें। 1947 के बाद से क्या मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई है? 5% हो गए हैं। ये सवाल आप उनको दे दीजिए, बगल में। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड। अरे साहब, जनता जनार्दन बैठी है, सवाल तो सुन लीजिए। मैंने सुन लिया उनका सवाल तो। अरे महिला कुछ पूछे। तो जैसे कि अभी हमारी डिबेट में मुद्दा आया था, अभी इन्होंने सर ने बोला कि जैसे हम जब वोट की बात आती है तो हम मुस्लिम तबके के पास या किसी भी तबके के पास जाते हैं, पर जब वोट की बात हट जाती है तो मुद्दों के टाइम उनका हाशिए पर ला दिया जाता है। जैसे अभी आरक्षण की बात की गई, तो मैं बस ये पूछना चाहूंगी, सेकुलरिज्म अपनाते हमारा देश कब कम्युनिज्म में आ गया? क्या इसका कोई सटीक जवाब है? देखिए, मैं बढ़िया सवाल था। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से मुसलमानों को क्या? आपने सवाल कर लिया, कोई और करना चाहता है सवाल? पीछे एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, जवाब दूंगा जी। सही सवाल पूछा है। एक सेकंड, एक और सवाल ऑडियंस। अच्छा ठीक है जी। फिर मुझे पूछिए, प्लीज सवाल पूछिए, प्लीज सवाल पूछिए। नहीं, सब बोलेंगे, प्लीज सवाल पूछिए। सर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आपको, आपके चैनल को। ये जो सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है। हम भी मानते हैं कि होना चाहिए सबका साथ सबका विकास, मगर ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मुसलमानों को कभी पाकिस्तानी बता दिया जाता है, कभी देशद्रोही बता दिया जाता है, कभी ऐसे तरह तरह के इल्ज़ाम से नवाजा जाता है। अगर हम ये सब जो भी अपना मोदी जी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सबको साथ लेके चलें। हम कहते हैं मुसलमान में मास्टर असगर अली अंसारी, मैं सबसे पहले वोट मोदी जी को करूँगा, मगर ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो साहबा ने पूछा कि आपकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए। कहने लगे नहीं, मेरी तनख्वाह मुकर्रर नहीं, पहले आवाम को देखो कि कितनी 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 तनख्वाह मुकर्रर है, वो किस तरह आवाम गुजारा करती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा ईमानदारी से होना चाहिए। हाँ। भेदभाव कुछ नहीं। भेदभाव नहीं। मेरे वतन की जमीन, ये सवाल मेरे वतन की जमीन, ये सवाल ऑडियंस की तरफ से है। मेरे वतन की जमीन के तेरे कुछ शहीदों ने, नारे पर उन्होंने, मेरे वतन की जमीन तेरे कुछ शहीदों ने हमारी रूह को अक्सर बहुत रुलाया है। अगरचे जब भी तेरी जिंदगी में आ चाहिए है, हमने फक्र से अपना लहू बहुत अच्छे बहाया है। बहुत चलिए वज़ार साहब जवाब दीजिए। वज़ार साहब, प्रत्युष मुझे इन दोनों का जवाब देने दीजिए सर। एक बार वज़ार साहब बहुत देर से खामोश है, फिर आप बोल लीजिएगा। वज़ार साहब से पूछा उन्होंने सवाल। देखिए प्रत्युष, बहुत शानदार सवाल 2-3 आए हैं, लेकिन मैं लास्ट वाली बात पर आपने कहा इन 10 सालों में, जैसा कि अभी एक बच्चे ने सवाल किया क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती, उसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं, क्या मदरसों के साथ ज्यादती, क्या मौलवियों को आतंकवादी बना के जेल भेजने की ज्यादती, क्या लाखों मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल, क्या मस्जिदों को मिसमार करने की ज्यादती, चाहे वो गहलोत सरकार में, राजस्थान में, हजारों मिसालें मैं दे सकता हूं, क्या वो इस सरकार में ही हुआ या इससे पहले भी हुआ? मैं सिर्फ इन 10 सालों की बातें करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी मुझे कहीं की बातें नहीं करनी। इन 10 सालों में किसी भी आंकड़े से, जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं मेरे से डायरेक्टली वो सवाल कर सकते हैं, किसी भी आंकड़े से मुसलमान ये साबित कर दे
कि हम इस मामले में मोदी सरकार में मकान नहीं मिला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, हम इस मामले में पीछे रहे हैं। हम इस मामले में पीछे मेरे साथ नहीं चलेगी। और सुन मेरी बात सुन, मैं मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती साहब मेरे साथ किसी का नाम नहीं, शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी नहीं हूँ। एक सेकंड मुफ्ती साहब नहीं सह सकता हूँ, इसलिए मेरा वक्त मैं बोलूंगा। मुफ्ती सवाल करना है प्रत्युष खड़े से करो, सवाल करना है तो एंकर से पूछो, सवाल उनसे पूछो, मैं ऑडियंस का जवाब दूंगा। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त यहाँ नहीं आया हूँ, पिछले 40 मिनट से तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूँ, तुम्हारी बदतमीजी नहीं दूंगा, समझ गए? तुम्हारी बकवास नहीं चलेगी, इस तरह की तुम बदतमीजी कर रहे हो। किसी को नहीं छोड़ा तुमने, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी के बीच में बोल रहे हो, हर किसी के बीच में यार प्रत्युष, इसलिए हम नहीं आते स्टूडियो में, हर किसी के बीच में बोलने होता है बोलने वाला। नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। एक सेकंड सैयद जवाद, एक सेकंड, नो पर्सनल कमेंट, हर किसी के बीच में बोल रहा है। एक सेकंड बोल रहा है सैयद जवाद, बात पूरी करूंगा मेरे साथ। नहीं सैयद जवाद, एक सेकंड सैयद जवाद, प्रधानमंत्री, एक सेकंड आराम से छोड़ा इसने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी अपनी अपनी बारी में बोलो। यार वो 70 साल के हैं। एक सेकंड एक बात तो बता दो, अगर आप लोगों को फिरोज बख्श साहब, एक सेकंड फिरोज बख्श साहब जी, आप बोलिए। हाँ सुनिए, कसम खाओ। अरे हजरत न्यूज़ पर तुम मुसलमान हो, कसम खाओ। अरे यार सारी दुनिया देख रही है, क्या कर रहा हूँ, यही काम करोगे। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट, कसम खाओ। आप एक मिनट तुम कंट्रोल ना करिए ये ड्रामा ना करा करिए, आकर ड्रामेबाजी ना करा। अरे एक सेकंड उनको काफी देर सुनते फिरोज बख्श साहब प्लीज, समय की बहुत पाबंदी, अपनी बात रखें। सैयद जवाब अब हो गया, प्लीज मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिरोज बख्श साहब आप बोलिए तो सही। बोल सजती हैं रोज गीता और कुरान की महफिलें, गंगा जमुना से मिलती हैं जमजम की मंजिलें। जमजम हमारा खास पानी है जो सऊदी अरब से आता है। ये जो है ये हमारी तहरीक है और ये हमारा टोन और टेन्योर है। अगर हम इस तरह से लड़ते रहेंगे, इसमें क्या है, जनादेश पर मुसलमानों के मन की बात ये हो रही है, उसकी बात करिए, सबकी बात आ रही है। लड़ाई झगड़े से हम मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बच्चे देखते हैं इस डिबेट को, क्या सोचेंगे। और आखिर में कहना चाहता हूं, बच्चे आपका नाम क्या, एक सेकंड, क्या नाम है? अपनी बातें करनी चाहिए। शाफिया ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। इन्होंने कहा था कि ये कम्युनलिज्म कहां से आ गया, सेकुलरिज्म से कम्युनलिज्म कहां से आ गया। मैं बताता हूं, देखिए 60 साल से क्या हुआ। सेकुलरिज्म के नाम में कांग्रेस ने क्या किया, मुसलमानों के मोहल्ले में थाने खोले, स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने चाहिए थे, डिस्पेंसरी स्कूल खोलने चाहिए थी, बच्चों के कॉलेज खोलने चाहिए थे, उन्होंने थाने खोले, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, 60 साल और भीख का प्याला दे दिया रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन इज मेकिंग इंडिया डिवाइडेड हाउस। और सही बात, क्या रिजर्वेशन भीख का प्याला? रिजर्वेशन रिजर्वेशन भीख का प्याला है। करो, आगे बढ़ो मेहनत करके। रिजर्वेशन आरक्षण का प्याला, आरक्षण भीख का प्याला है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, आरक्षण भीख का प्याला है। रिजर्वेशन फिर कहते हैं आपत्ति ना हो, रिजर्वेशन भीख का प्याला लग रहा है। और आपको बता दूं, सुनिए वजाहत काज़मी साहब, हिंदुस्तान के अंदर यूनाइटेड स्टेट की एक रिपोर्ट है। एक सेकंड की एक रिपोर्ट, रुक जाइए सैयद जवाद, एक सेकंड रुक जाइए। यूनाइटेड स्टेट की एक रिपोर्ट बता दे रहा हूँ। आपने रिजर्वेशन के नाम पर भीख का प्याला थमा दिया। रिजर्वेशन भीख का प्याला, मैं सवाल उनसे नहीं किया। देखिए मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस तय किया कि हमारे देश के और हर सरकार की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश का नागरिक जो पिछड़ जाए, जो पीछे हो जाए, उसके रिजर्वेशन देखे, उसको आगे लाके उसको उत्थान दिया। भारतीय संविधान कहीं भी ये लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन मिलेगा? ये बताइए। हिंदू हो, मुसलमान हो,
सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, राष्ट्रभक्ति ये है हमारे देश की। हर सरकार की राष्ट्रभक्ति ये होना चाहिए कि जो भी पिछड़ जाए वो किसी मजहब का हो, उसको उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या ये देखिए घूम फिर करके ये डिबेट आखिरकार आई गई रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन। मैंने वही कहा, संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, क्यों आ जाता है ये बार बार? एक सेकंड, मुस्लिम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्यों आ जाता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, ये बताइए। बोलने देंगे तब मैंने चुप करवाइए तो मैं बोलूंगी, चुप करवाइए तो बोलूंगी। प्रत्युष से चिल्ला के नहीं बोलिए। बात को नहीं समझे। एक बात सुनिए, चाहिए चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, गरीब हो, गरीब को मिलनी चाहिए। There are two communities in India, haves and have nots. एक गरीब है, एक अमीर है। जो गरीब है उसको मिलनी। ठीक है सुबह जी, ओके आप अपनी बात रखिए, आप प्लीज। एक सेकंड सुबह जी, जल्दी से देखिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, बाबा साहब का नाम लेकर आप भारत के बच्चों को बहुत वर्गलाते हैं। अच्छा? उन्होंने एक स्पेसिफिक जाति के रिजर्वेशन की बात की थी, क्योंकि उस समय उनके साथ बुरा होता था। थोड़े समय के लिए कि आप इनको पढ़ा लिखा के मेन स्ट्रीम में ले आइए, उसके बाद इसको खत्म कर दीजिएगा। लेकिन आपने उनको राजनीतिक मुद्दा बना के आज तक रिजर्वेशन को चलाते आए हैं। दूसरी बात आती है मुस्लिम रिजर्वेशन की। अगर आप रिलीजन के नाम पे मुसलमान को रिजर्वेशन देंगे तो वो बिल्कुल भीख का प्याला है, बिल्कुल भीख का प्याला है। मजहब के नाम पे वो कह रहे हैं पसमानदा की बात की थी प्रधानमंत्री ने, पसमानदा की बात की थी, मुसलमानों में पिछड़े तबके की बात हुई थी जी। मैं कह रही हूँ जाति बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, तर्क है आपके पास कि नहीं है? तर्क है कि नहीं है? पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? बात तो सुन लीजिए पूरी। आप बताइए रिजर्वेशन मैं बता रही हूँ, सवाल का जवाब के लिए चुप होना पड़ता है। रिजर्वेशन क्यों आया था पहले मैं जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज। मैं ये जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। बोले मुझसे सवाल पूछा है, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जाति और पंथ के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ जिसको जरूरत है, जो वाकई में पिछड़ा है, उसको रिजर्वेशन दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बैठ जाइए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अगर आप एक बात बताइए, कोई पिछड़ा मुसलमान, उदाहरण दूंगी, पॉलिटिकल आप है। प्रत्युष जी, मैं ये बात बोले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मजाक बना रखा है, देश का और बच्चों को भड़काते रहते हैं। प्रत्युष जी चुप होकर मेरी बात तो सुनिए। प्रत्युष जी, इनको चुप कराइए, आप इनको चुप कराइए। आपसे सवाल मैं करती हूँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं मुसलमान हूँ, निकलिए, ये जवाब तो आ जाते हैं। आज ये जवाब देकर जाएंगे, आप जो भड़काते हैं पूरे देश को, ये जवाब आप देकर जाएंगे। सक्षम मुसलमान हूँ मैं, एक संपन्न मुसलमान हूँ, मुझे रिजर्वेशन क्यों मिले? आइए, आपको बहुत बारी मिली, आपको बहुत बारी मिली। भागिए, जवाब देंगे, जवाब देना पड़ेगा। आज आप सब इस बात का जवाब देंगे, आपने भी जवाब दिया, दर्शक गवाह है, ऑडियंस यहाँ पर गवाह। तो प्लीज आप बैठिए। एक सेकंड प्लीज जवाब देंगे। आ रहा हूँ मैं, आप माइक लगा लीजिए, ये जवाब देंगे। एक सेकंड, मैं बार कह रहा हूँ, नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा था सारे मेहमानों से प्लीज संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। 10 सेकंड का सवाल, दूसरे के बारे में मत कूदिएगा। आप अपनी बात कितनी सेकंड में पूरी कर रही हैं? 10 सेकंड्स दे दीजिए। 10 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेकिन कोई बोलेगा नहीं। ओके, आप बैठ के बोलिए, बैठ तो जाइए। हाँ, 10 सेकंड, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सिर्फ एक सवाल है। मैं एक पढ़ी लिखी मुसलमान हूँ, सक्षम हूँ, संपन्न हूँ। मेरे दादाजी डीएसपी थे, मेरा पति अधिकारी है, मेरे पिताजी सीडी आर्मी में थे, मैं खुद एक वकील हूँ। मुझे आरक्षण सिर्फ मुसलमान होने के नाते क्यों मिले? क्या मुझे मिलना चाहिए?
क्या मुझे मिलना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, आपने सवाल कर दिया, आपने सवाल कर दिया। एक सेकंड, रंगरेज भाई, अब आपकी बारी। आप ये बताइए, हाँ या ना? इन्होंने सवाल क्या मिलना चाहिए कि नहीं बाबा? इन्होंने सवाल में जवाब दे दिया। चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। आप सक्षम है, आपको नहीं मिलना चाहिए, मगर जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। आज मुसलमानों की हालात दलितों से बदतर है, तो हम कह रहे हैं चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अशराफ हो, एक सेकंड, चाहे दलित हो, जो भी पिछड़ा हो उसको मिलना चाहिए। रंगरेज जी, इन्होंने कहा चूंकि मैं मुसलमान हूँ, क्या इस आधार पर हमें मिलना चाहिए, या गरीब या पिछड़ी हूँ इस आधार पर मिलना चाहिए? गरीब और पिछड़े की बुनियाद पर मिलना चाहिए। और कर्नाटक, मैं बता रहा हूँ आपको, कर्नाटक इंडिया में कई स्टेट्स हैं। अरे भाई साहब, बिहार भी है, आंध्र भी है, और कर्नाटक की सरकार हाई कोर्ट गई थी आरक्षण खत्म कराने के लिए, मगर हाई कोर्ट ने कहा आरक्षण जारी रहेगा। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कहा ये जो मानसिकता है, आरक्षण का पैमाना ही है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। ऑडियंस को सवाल आ रहा था। जी, माइक दीजिए उनको प्लीज, उनको माइक बढ़ाइए उनको। एक बुजुर्ग शख्स कुछ कहना चाह रहे थे। जी, सवाल प्लीज जल्दी से। हाँ, सवाल पूछिए सर, अभी आप खड़े हुए थे, सवाल उनको दीजिए, माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी देर से जनता बैठी हुई है, आप ही लोग लड़ने में लगे हुए हो। ये आरक्षण की बात कर रही थी, भाई जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। आप सक्षम है, आपको जरूरत नहीं है। आप सबका आप जनता की भी सुनो, अपनी अपनी सुनो। ये गलत तरीका आपका। वाजिब सवाल। एक सेकंड, समझ लीजिए, मुझे भी चाहिए, तब बात को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, लेकिन देश का जो पिछड़ा हुआ हिंदू और मुसलमान, लेकिन असादी साहब बहुत वैलिड सवाल था, जो पिछड़ा उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब सवाल है कि जब पिछड़ों में अगर तादाद किसी धर्म की, किसी वर्ग की ज्यादा है, तो क्या उसको इस आधार पर नहीं मिलना चाहिए कि वो उस धर्म, उस रिलीजन को बिलोंग करता है? बहुत अच्छी बात, मसला तो यहीं पर आकर टकराता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। साउथ इंडिया में कई स्टेट है जहां पर 80% से ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े हैं। ये उन्होंने बताया। अच्छा उदाहरण दिया आपने। मैं बताता हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो ओबीसी समाज है। मेरा पेशा जो है लोगों के घरों में पानी डालना है, उनके घरों में पानी भरना है। हम वो उस कम्युनिटी से आते हैं, उस जात से आते हैं, वहां से आते हैं। अगर हमें आरक्षण मिल रहा है, पूरे मुसलमानों को मिलाकर 4.5% का आरक्षण है। मैं समझता हूं कि मैं जिस जाति से आता हूं उसकी तादाद हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ है, और अभी तक हमको 1% रिजर्वेशन नहीं मिला। अगर जो हमारे सुबह खान कह रही थी, मैं बता दूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला प्रिंसिपल मेरी जात से आया है, मेरी बिरादरी से आया है, और उन्हें पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटेक्निक की बुनियाद डाली है। इस आधार पर डाली क्योंकि वो गरीब था, निचले तबके से आया था, उसको मालूम थी एजुकेशन क्या चीज होती है। आज इस आधार पर हमें मिलना चाहिए, ना कि आप उधम मचाते हो मुसलमानों अब समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने सवाल भी पूछे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में सबसे पहले तो हम सब देश के नागरिक हैं और वोटर हैं। हिंदू और मुसलमान बहुत बाद में हैं, और हर मतदाता को हक है कि वो अपनी सोच समझ से वो वोट करे। जिसको चुनता है ये उसका इख्तियार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शरीक होने के लिए। जी न्यूज़।